अगला सवाल मेरा आपसे ये कि टोकन टैक्स की बात करते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें ना तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर गाड़ियाँ हैं वो गवर्नमेंट की हैं। तो आप मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट का ये हाल है तो आम आवाम कैसे मोटिवेट होगी कि हम टैक्स दें? देखिए, टोकन तो हमने पिछले 2-3 साल से ऑनलाइन कर दिया हुआ है, तो अब लोग हमारे ऑफिस के अंदर पेमेंट करने के लिए नहीं आते। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो लोग अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। गवर्नमेंट व्हीकल के अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि आपके पास तो क्रेडिट कार्ड होता है, आपके पास एक बैंक होता है जिसके अंदर आप बटन दबाते हैं और पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। गवर्नमेंट व्हीकल के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास ऑनलाइन पेमेंट का कोई मैकेनिज्म ही कोई नहीं है। तो हमने ये एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया हुआ है कि हम ये जो मैनुअल कलेक्शन है बंद करेंगे। इसके अंदर बड़े प्रॉब्लम आते थे, लोग इसके अंदर फेक अकाउंट के थ्रू पेमेंट होती थी, फेक रसीद सर्कुलेट होती थी। तो चूंकि ये हमने सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हुआ, तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसके ऊपर ऑनलाइन पेमेंट का कोई उन्होंने सिस्टम डिफाइन नहीं किया। अब हम उनसे ये कह रहे हैं कि जी आप अपने हमारे ऑफिस में लेके आ जाएं, हम वहाँ से बैंक के थ्रू एक PSID कोड जनरेट करके आपकी गाड़ी की पेमेंट फैसिलिटेट कर देंगे। तो मेरा ख्याल ये परसेप्शन अब ज़्यादा है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको तकरीबन 80% गवर्नमेंट की व्हीकल्स क्लियर मिलेंगी। 20% का इशू ऑनलाइन पेमेंट का ही है, वो हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अगेन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनसे कहूँगा कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर पेमेंट का इशू है, हमारे ऑफिस में लेके आएँ, हम PSID कोड जनरेट करवा के इंस्टेंटली उसकी पेमेंट करवाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक और मसले की बात करते हैं। हाल ही में हमने देखा है कि बायोमेट्रिक स्किप करके कोई 2000 लोग थे जिनको अपनी गाड़ी की ओनरशिप मालिकियत से मरहूम कर दिया गया। तो मुझे बताएं ये सारा मामला क्या था और क्या इसका हल निकला अभी तक? देखिए, बायोमेट्रिक तो एक गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन थी, कोई 1.5-2 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग गाड़ियाँ किसी और के नाम पे भी रजिस्टर करवाते थे टैक्स से बचने के लिए। तो अब ये कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी गाड़ी जो है वो बगैर बायोमेट्रिक के रजिस्टर होती है। ये जो आपने केस पॉइंट आउट किए हैं, ये ऐसी गाड़ियों के बारे में थे जो कि बहुत पुरानी लोगों के पास थी, लोगों ने उनको ट्रांसफ़र नहीं करवाया और उन्होंने हमारे जो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर जो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, उनके ऑफिस के अंदर किसी लोग ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन के लोग नहीं थी, बट उनके ऑफिस के अंदर के कुछ लोग थे जिन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया। इसके ऊपर डिपार्टमेंट ने केस रजिस्टर करवा दिया है, वो नैब के पास केस चला गया हुआ है। एक ही बंदा सिर्फ उसके अंदर इन्वॉल्व था, क्रिमिनल केस उसके अंदर रजिस्टर हो गया। हमने उनको सारे के सारे केसेस को रिवर्स कर दिया है। ठीक तो है। किसी भी ओनर का राइट जो है उससे डिप्राइव नहीं हुआ, बट जो फ्रॉड इसके अंदर हुआ था उसमें जो एक बंदा इन्वॉल्व था उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो जो जो लोग इसमें विक्टिम थे उनको सबको ओनरशिप मिल चुकी हुई है? कि हाँ जी, किसी बंदे के साथ कोई बंदा, अब वो जो आप जिन केसेस का आपने पॉइंट आउट किया, फौरी तौर पे हमने सारे केस रिवर्स किए। एक भी अब हमारे पास केस ऐसा पेंडिंग नहीं जिसके अंदर कोई बंदा हमारे पास ये ग्रीवेंस लेके आया होगा कि ये गाड़ी मेरी किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफ़र होगी जिसको मैं नहीं करना चाहता। सो इट्स बीन टोटली रिजॉल्व्ड। तो इसको मैटर को फिलहाल हमने उस तरह से रिजॉल्व कर लिया है। बाकी क्रिमिनल केस जो है वो उसकी प्रोसीडिंग चलेंगी, वो उसको सजा होगी बंदे की, तो ये अल्टीमेटली कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा केस। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि बड़े ज़्यादा ऐसे केसेस भी आते हैं सामने के लोग यहाँ से किसी पुरानी ऑक्शन गाड़ी का या कोई भी मिसाल ले लें, उसका चेसी पकड़ लेते हैं, उसको फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में ले जाके सवात वगैरह इधर उधर उसको सारे असेंबल करवा के मॉडिफिकेशन की जद में उसको लेकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई 1.5 करोड़ की गाड़ी उनको 20-30 लाख में मिल जाती है। ऐसे लोगों का क्या इलाज है? देखिए, ये तो बेसिकली दो डिपार्टमेंट्स की परव्यू के अंदर आती है ये चीज़। कस्टम के डिपार्टमेंट के अंडर वो गाड़ियाँ आती हैं जो यहाँ से चेसेस आपने बताया उठा के ले जाते हैं और किसी स्मगल्ड गाड़ी को के अंदर वो सारे पार्ट्स उसके असेंबल करके ले आते हैं। तो ये एक्साइज एंड टैक्सेशन के परव्यू में नहीं आता, बस कस्टम डिपार्टमेंट के परव्यू में आता है और वो पकड़ते रहते हैं ऐसी गाड़ियाँ। कस्टम का एक इंटेलिजेंस विंग है जो अक्सर हमारे साथ, हमारा डेटा उनके साथ बिल्कुल शेयर्ड है। सड़क पे वो गाड़ी जाती देखते हैं, इंस्टेंटली वो अपनी गाड़ी के क्रेडेंशियल्स चेक कर लेते हैं और ऐसी गाड़ियाँ पकड़ते रहते हैं। बट ये एक आपको पता है कि इसके अंदर पूरा एक प्रोसेस है, चलता रहता है, लोग लेके आते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर लोग लेके आ जाते हैं। पर दूसरी गाड़ियाँ वो हैं जो लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ हैं, जिसके अंदर ये किया, ऐसी गाड़ियाँ भी क्रिमिनल ऑफेंस और ये पुलिस पकड़ती है। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर ऐसी गाड़ियाँ बेशुमार, अगर आप थानों के अंदर जाएँ आपको ऐसी टेम्पर्ड गाड़ियाँ मिलती हैं जो कि लोगों ने रोड के ऊपर ही पकड़ी हुई हैं अपनी इंटेलिजेंस के साथ, हमारे डेटाबेस को यूज़ करके। तो मैं आपको फाइनल मैसेज ये दूंगा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का डेटाबेस इतना अच्छा है कि इस डेटाबेस के बुनियाद के ऊपर आप फौरी तौर पे गाड़ी का कलर भी चेक कर सकते हैं, मॉडल भी चेक कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि 2010 की गाड़ी के ऊपर 2020 की कैसे बॉडी लेके कोई चल रहा है। तो फौरी तौर, तो हमारे डेटाबेस की वजह से ही कस्टम वाले और पुलिस डिपार्टमेंट जो है ऐसी गाड़ियों को पकड़ रहा है। इसी से एक और सवाल मेरा उठता है, वो ये है कि टोकन टैक्स जो है वो इंजन साइज
पर लगता है, ठीक है, कितने सीसी की गाड़ी उस पर उतना सर्टेन अमाउंट टैक्स लगेगा। अब कोई छोटी गाड़ी ले ले फॉर एग्जांपल, अब उसमें इंजन स्वैप करके कोई बड़ा इंजन लगा दे, तो फिर उस पर जो पुराना इंजन साइज था उस लिहाज से टोकन टैक्स लगेगा या जो नए इंजन है उस लिहाज से? ये हमने अभी 1 जुलाई 2024 से सिस्टम को चेंज कर दिया है। अब हम टोकन टैक्स जो है गाड़ी की वैल्यू के मुताबिक लेंगे, इंजन के मुताबिक नहीं लेंगे। अब इसका मतलब यही है कि अगर जो गाड़ियां आज की डेट में रजिस्टर होंगी और अगर एक गाड़ी की कीमत आज की डेट में 1 करोड़ है जी, तो उसके मुकाबले में जो गाड़ी जब रजिस्टर हुई थी आज से 10 साल पुराना मॉडल 50 लाख का, तो 50 लाख रुपए वाली गाड़ी जो है उसके मुताबिक टैक्स देगी और जो 1 करोड़ वाली गाड़ी है उसके मुताबिक देगी। अब उसमें इंजन चेंज होना जो है वो मैटर नहीं करता। अब आप सोली बेस्ड ऑन द कार्स वैल्यू उससे टोकन टैक्स आप असेस करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, अभी रिसेंटली कराची में ऑक्शन हुई है, 10 करोड़ की नंबर प्लेट गई है, मल्टीपल नंबर प्लेट्स की ऑक्शन हुई है। तो आप मुझे बताएं कि ये ऑक्शन का पर्पस क्या होता है, जो ऑक्शन से पैसा आ जाता है वो किधर जाता है? देखिए, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट इसके ऊपर चल रही है आजकल। लोग कहते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर जो है इतनी गुर्बत भी है, खाने पीने के पैसे नहीं है, वहाँ 10 करोड़ का एक नंबर प्लेट ली जा रही है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए ये पैसे गवर्नमेंट की किटी में आ रहे हैं। जो नंबर बेचे हैं हमने या एक्साइज एंड टैक्सेशन जहाँ भी बेचे हैं, ये गवर्नमेंट के ख़जाने में आ रहे हैं और इन्हीं पैसों से ही फिर हॉस्पिटल में भी जाएंगे, इन्हीं पैसों से जो है सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर होगा। अच्छा, अब ये किस हद तक जायज़ है? अगर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो ये बहुत ज़्यादा अफोर्ड करते हैं कि ऐसा नंबर ख़रीद रहे हैं, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट उनको एक नंबर, डिस्प्ले नंबर जो है वो बेच रहा है, तो जो उसके पैसे आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में आएंगे और उसका कोई मसरफ नहीं है। जब वो एक दफ़ा ख़जाने में आ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि उस पैसे को कहाँ खर्च करती है। हेल्थ पे खर्च करती है, सीवरेज पे खर्च करती है, आगे सैनिटेशन पे खर्च करती है। सो ये बी सेटिस्फाइड कि पैसे ज़ाया नहीं जाते हैं। तो इस पंजाब में कुछ ऐसा होगा? पंजाब में हम वैनिटी नंबर प्लेट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। 1 अगस्त तक इंशाल्लाह हम इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। आप अपनी चॉइस का नंबर ले सकेंगे और आप अपनी चॉइस का कॉम्बिनेशन ले सकेंगे और अपनी चॉइस के डिज़ाइन भी ले सकेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये होगा कि वो सेफ सिटी के कैमरों के साथ रीडेबल होना चाहिए। ठीक है। और वो नेकेड आई के साथ भी रीडेबल होना चाहिए। ये ना हो कि कोई नंबर प्लेट लेके जा रहा और हमें पता ही नहीं चले कि ऊपर लिखा क्या हुआ है। तो हम उसकी विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के बाद वैनिटी प्लेट को इशू करेंगे। तो रेवेन्यू ज़रूर है बट सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। चलें सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक और बताएं, जब आपने जिक्र किया जैसे कि सोशल मीडिया पे बड़ा ये ट्रेंड कर रहा था 10 करोड़ की नंबर प्लेट की, वो इतना ज़्यादा पैसा, भाई क्या बात है। तो बड़े ज़्यादा लोगों के ये भी कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि कमेंट्स किए हुए थे कि ये एक इन्वेस्टमेंट भी है। तो क्या हम इसको एज एन इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं? जो कोई भी ये खरीद रहा है नंबर प्लेट, क्या वो उसको बाद में ऑक्शन ऑफ कर सकता है? हाँ, एग्जैक्टली। ये ट्रांसफरेबल प्लेट होती है और उसकी ट्रांसफ़र की फ़ी भी है। तो ये गवर्नमेंट के पास एक दफ़ा रेवेन्यू जो है आया प्लेट बेचने के बाद, इसी तरह से कल को ट्रांसफ़र के ऊपर भी इसके ऊपर हम रेवेन्यू कमाएंगे। सो ये चॉइस के ऊपर है, ये किसी के ऊपर ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप ये ज़रूर प्लेट लें। तो जो ऐसी जो ले सकता है, जो ले सकता है, तो जो ऐसी चीज़ है जो आपकी चॉइस के ऊपर है, उसको ना ज़ालिमाना कहना चाहिए, ना गैर मुनसिफाना कहना चाहिए। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने जो भी हमें नई नंबर प्लेट्स का बताया, ये तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और देखते हैं कि कैसा जाता है। बाकी अब आखिरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, बड़े ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो गाड़ियाँ बेच देते हैं लेकिन उनको उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते। कई सालों से हैं, अब उन्होंने गाड़ियाँ बेची हुई हैं लेकिन नाम उनके ही है, कोई और गाड़ी चला रहा है, उनको नहीं पता क्या हो रहा है उस गाड़ी में, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, जो भी हो आके उन लोगों को ही पकड़ना है। तो अगर कोई लेट्स से कि आप किसी को ख्याल आता है कि भाई मैंने इतने साल हो गए गाड़ी बेचे हुए, लेकिन अब मैं ज़रा होश के नाखून लूँ, मैं ज़रा इसको अपने नाम से मैं ट्रांसफ़र कर दूँ दूसरे बंदे पे, तो वो क्या कर सकते हैं? ये तो देखिए जी, जो आप बता रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम होता था जब हमारे बायोमेट्रिक नहीं होता था। बायोमेट्रिक से पहले एक ओपन लेटर बड़ा लफ्ज़ सुना जाता था, ये ओपन लेटर पे गाड़ी बिक थी। और ओपन लेटर का मतलब ये है कि सारी उम्र आप ओपन लेटर के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो आपको कोई नहीं पकड़ता। बट अब ये जो है बायोमेट्रिक का सिस्टम ये है कि जो सेलर है वो जैसी गाड़ी बेचता है तो आप अपना बायोमेट्रिक दे देता है हमारे ऑफिस में आके, जी मैंने गाड़ी बेच दी है, और वो आपका बता देगा। और आपने 1 महीने के अंदर अंदर उसको गाड़ी को ट्रांसफ़र करना है
अगर नहीं करेंगे तो बायोमेट्रिक कैंसिल हो जाएगी और इसका मतलब ये है कि गाड़ी वो डेटाबेस के अंदर से सस्पेंड हो जाएगी। अच्छा, सेलर ने बायर के साथ आना है या सेलर अकेला आके भी अकेला कर सकता है और आगे वो बायर का मसला? दोनों अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग आ सकते हैं, दोनों अलग अलग लोकेशन से कर सकते हैं। मतलब आप सेलर हैं और आपने गाड़ी रावलपिंडी के किसी बंदे को बेची तो आप यहाँ बायोमेट्रिक देंगे, जो परचेजर है वो पिंडी में जाकर बायोमेट्रिक देगा। ना सिर्फ ये, अगर वो चाहे तो कराची में भी बायोमेट्रिक दे सकता है। और अगर सर ये जैसे मैंने कहा थोड़ी पुरानी बात होगी, कोई 2-3 साल हो गए गाड़ी बेचे हुए, फिर उसमें फिर ये है कि सेलर जो है उसको अरेंज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा सेलर। और अगर किसी भी वजह से सेलर नहीं अवेलेबल है तो फिर उसका बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, जो कि मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि उस प्रोसीजर के ऊपर ना जाएं, वरना आपके पसीने निकल जाएंगे, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो बेहतर है कि जैसे ही खरीदे फ़ौरन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लें। लेकिन सर अब तो हो गया ना, अब तो बेची हुई 2-3 साल हो गए, हाँ, तो उनके लिए क्या हल है? उनके लिए प्रोसीजर है कि फिर वो हमें एक एप्लीकेशन देंगे कि जी मेरी गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र मैंने ख़रीदी थी, मैं किसी वजह से ट्रांसफ़र नहीं करवा सका। फिर हम उसका जो पुराना ओनर है उसको नोटिस देंगे, नोटिस से उसे वेरीफाई करेंगे कि जी आपने बेची है, और अगर वो अवेलेबल है तो बायोमेट्रिक देगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें कम से कम 3 नोटिस देने पड़ेंगे। 3 नोटिस के बाद हम देखेंगे कि अगर वो नहीं आया फिर एक पब्लिक नोटिस देंगे, पब्लिक नोटिस के बाद फिर ट्रांसफ़र करेंगे। इट्स अ वेरी हेफ्टी प्रोसेस। हाँ, ये होना भी चाहिए। लेकिन जब आपने ये बायोमेट्रिक को इंट्रोड्यूस कराए हुए भी 2 साल हो गए, तो 2 साल के अंदर भी अगर आपने गाड़ी ट्रांसफर नहीं कराई, तो आप पे जबकि हमने इसके अंदर बड़ी दफ़ा लोगों को एक्सटेंशन दी है इसमें कि आप अपने पुराने जो ट्रांसफ़र लेटर उस पर ट्रांसफ़र करवा लें। तो अगर 2 साल में भी नहीं करवाया तो उसके साथ तो आप चाय तो नहीं पिलाई जा सकती उसका, आप बताएं। बिल्कुल सही बात है सर, आई वुड 100% एग्री विद यू। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आज आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। बड़ा मजा आया आपसे डिस्कशन करके, बड़ी एक हेल्दी सी कैजुअल सी डिस्कशन थी हमारी, और आई होप सबको सीखने को भी बहुत कुछ मिला हो। तो